नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। आर्टिकल स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए। एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स और दूसरी तरफ एनपीआर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, दोनों के बीच डिफरेंस क्या है? एनआरसी और एनपीआर के बीच क्या डिफरेंस है? देखो, एनपीआर में हमारे देश में रहने वाले रेजिडेंट्स के बारे में जानकारी होती है। कोई भी पर्सन हमारे देश में रहता है, उसका नाम एनपीआर में यानी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में होगा। फर्क नहीं पड़ता वो पर्सन हमारे देश का नागरिक है या फिर नहीं है, वो हमारे देश में रह रहा है तो उसका नाम एनपीआर में होगा। जबकि एनआरसी में सिर्फ हमारे देश के सिटीजन्स का नाम होता है। अगर कोई पर्सन हमारे देश का सिटीजन नहीं है, रेजिडेंट है, तो उसका नाम एनआरसी में नहीं होगा। कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना है एनपीआर जो है वो एक प्रकार से फाउंडेशन का काम करेगा, नींव का काम करेगा नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स प्रिपेयर करने के लिए। पहले सरकार एनपीआर पर काम कर रही है। अभी सेंसस का जब डेटा इकट्ठा किया जाएगा तो उसी समय ये नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर तैयार कर लिया जाएगा। और एक बार जब एनपीआर तैयार हो जाएगा, इसी से एनआरसी तैयार होगा। कैसे? एक सिंपल से एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। मान लीजिए एनपीआर में 5 लोगों का डेटा इकट्ठा हुआ है, ABCDE। ये हमारे देश के रेजिडेंट्स हैं, इनका नाम एनपीआर में है। तो एक एक की सिटीजनशिप वेरीफाई की जाएगी, A की, B की, C की, D की, E की। अब 5 में से अगर सबने अपनी सिटीजनशिप वेरीफाई करवा ली तो सबको जगह मिलेगी एनआरसी में, वो भारत के नागरिक होंगे। लेकिन इनमें से कोई एक छूट गया जिसकी सिटीजनशिप पर डाउट है, वेरिफिकेशन नहीं हो सकी है, तो उसका नाम एनआरसी की लिस्ट में नहीं होगा, बाकियों का होगा। एग्जैक्ट जो प्रोसीजर बताया गया है वो 2003 के सिटीजनशिप रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन्स एंड इश्यूज ऑफ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड्स रूल्स 2003 में बताया गया है। इसमें कहा गया है कि तालुक लेवल का ऑफिसर एनआरसी की लिस्ट प्रिपेयर करेगा। कैसे? एनपीआर की जो लिस्ट है इससे हमारे देश के सिटीजन्स को फिल्टर आउट करके, प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिशनरी है। बिना कोई रीजन दिए तालुक लेवल के ऑफिसर के द्वारा किसी की भी सिटीजनशिप पर डाउट रेज किया जा सकता है और कहा जा सकता है कि आप डॉक्यूमेंट्स लेकर आइए ताकि आपकी सिटीजनशिप को वेरीफाई किया जा सके। रूल्स ये भी कहते हैं, मान लीजिए ए को एनआरसी में शामिल कर लिया गया तो कोई दूसरा पर्सन, फॉर एग्जांपल बी, क्वेश्चन रेज कर सकता है कि आपने ए को एनआरसी में क्यों शामिल किया, क्योंकि मुझे लगता है ए भारत का नागरिक नहीं है। मतलब कोई थर्ड पर्सन भी क्वेश्चन रेज कर सकता है कि आपने उस पर्सन को एनआरसी की लिस्ट में क्यों शामिल किया है। हालांकि देखो, अपील का भी प्रावधान है। तो ये हमने सिंपल सा डिफरेंस समझा एनआरसी और एनपीआर के बीच। अभी तक देखो, हमारे देश में 11 राज्यों के मुख्यमंत्री साफ तौर पर कह चुके हैं हम एनआरसी को इंप्लीमेंट करने वाले नहीं हैं। इवन 2 स्टेट्स वेस्ट बंगाल एंड केरला, यहां पर एनपीआर यानी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का भी काम स्टार्ट नहीं हुआ है। ये जैसा हमने डिस्कस किया, फाउंडेशनल रजिस्टर है एनआरसी को प्रिपेयर करने के लिए। पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास हुआ जिसमें यह गुहार लगाई गई सेंट्रल गवर्नमेंट से कि आप नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का जो फॉर्म है उसे चेंज कीजिए। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर प्रिपेयर करते वक्त ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं मांगी जानी चाहिए जिसकी सहायता से आगे जाकर सिटीजनशिप को वेरीफाई किया जा सके। ऐसा रेजोल्यूशन पास किया गया पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा। तो देखो, सबसे बड़ा जो क्वेश्चन उठता है वो ये उठता है, अगर पार्लियामेंट से कोई कानून पास किया जाता है, पार्लियामेंट का कोई एक्ट है, क्या स्टेट्स के पास ऐसी पावर है कि वो पार्लियामेंट के एक्ट को मानने से इनकार कर दें? इसका आंसर है नो। हमारे संविधान के 11वें पार्ट में, 11th पार्ट में यह साफ तौर पर कहा गया है कि स्टेट्स को पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए कानून को इंप्लीमेंट करना ही होगा। कोई ऑप्शन स्टेट के पास नहीं है।
अगर स्टेट्स के द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है, मतलब संविधान के अनुसार स्टेट गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है, तो फिर संविधान के आर्टिकल 356 में प्रोविजन है कि अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट संविधान के प्रोविजंस के अनुसार काम नहीं करती है तो वहां पर गवर्नर की रिकमेंडेशंस के बाद प्रेसिडेंट रूल इस्टैब्लिश किया जा सकता है। मतलब पार्लियामेंट के द्वारा जो कानून बनाया गया है उसे स्टेट गवर्नमेंट्स को इंप्लीमेंट करना पड़ता है। यह संविधान में भी कहा गया है और पिछले 70 सालों से यही होता आया है। लेकिन देखो आज के इस आर्टिकल में अलग तरह का पर्सपेक्टिव सामने रखा गया है। आज के आर्टिकल में बोला गया है कि संविधान के आर्टिकल 1 के हिसाब से इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया स्टेट्स का एक यूनियन है। स्टेट्स की अपनी अलग से असेंबली है, काफ़ी सारे स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, सभी स्टेट्स में अलग से सरकारें चलती हैं। सुप्रीम कोर्ट की SR बोमई जजमेंट के अनुसार स्टेट्स की अलग से अपनी आइडेंटिटी है। स्टेट्स के द्वारा पावर ली जाती है संविधान से, ना कि यूनियन गवर्नमेंट से। स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की सिर्फ अपेंडिज नहीं है। अपेंडिज का मतलब देखो ये होता है कोई ऐसी चीज़ जिसे बड़ी चीज़ के साथ या फिर इंपॉर्टेंट चीज़ के साथ जोड़ दिया जाता है। स्टेट के साथ ऐसा कुछ नहीं है। स्टेट्स और यूनियन गवर्नमेंट्स दोनों के ऊपर जिम्मेदारी है। इवन 73rd और 74th अमेंडमेंट आने के बाद टियर 3 जो हमारी पंचायत हैं उनके पास भी जिम्मेदारी है कि वो संविधान को इंप्लीमेंट करें। क्या कॉन्स्टिट्यूशनल है, क्या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इस चीज़ पर फाइनल जो फैसला है वो सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट का नहीं होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठे जो लोग हैं, चाहे वो यूनियन गवर्नमेंट से हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट से हो, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है वो इंश्योर करें संविधान को सही ढंग से इंप्लीमेंट किया जाए। और इसी वजह से जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्टर्स हैं, चाहे वो स्टेट या फिर यूनियन लेजिस्लेचर्स हों या फिर स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट से आते हों या फिर हायर जुडिशरी के जजेस हों, सभी देखो शपथ लेते हैं कि मैं संविधान के प्रति अपनी निष्ठा और विश्वास के साथ काम करूंगा। इस प्रकार की शपथ ली जाती है कॉन्स्टिट्यूशनल एक्टर्स के द्वारा। अब देखो आप ध्यान दीजिएगा, अब राइटर अपना मेन पॉइंट एडवोकेट करेंगे। राइटर बोलते हैं देखो सिटीजनशिप जो है ये सेंटर की लिस्ट में आता है संविधान के 7th शेड्यूल के अनुसार और पार्लियामेंट इस पर कानून बना सकती है, ये बात सही है। स्टेट्स को वो कानून इंप्लीमेंट करना होता है, ये बात भी सच है संविधान के अनुसार। लेकिन देखो लैंड ऑर्डर जो है ये स्टेट लिस्ट में आता है। पुलिस सब्जेक्ट जो है ये स्टेट लिस्ट में आता है। अगर NRC को इंप्लीमेंट किया जाता है तो हर एक नागरिक के ऊपर जिम्मेदारी होगी अपनी सिटीजनशिप को साबित करने की। और ऐसा जब होगा तो काफ़ी सारे लोग अपनी सिटीजनशिप साबित नहीं कर पाएंगे भारत का नागरिक होते हुए भी। ऐसा जब होगा तो एक डर का माहौल पैदा होगा, कैओस क्रिएट होगा, लैंड ऑर्डर की समस्या पैदा हो जाएगी। और याद कीजिए लैंड ऑर्डर किसका सब्जेक्ट है? स्टेट का। तो NPR NRC की वजह से लैंड ऑर्डर की समस्या पैदा होगी, स्टेट्स पे अनड्यू बर्डन पड़ेगा। इसी वजह से स्टेट्स का ये आर्गुमेंट है कि NPR NRC बहुत बर्डन डालता है स्टेट्स के ऊपर और एक प्रकार से इनडायरेक्ट इंटरफेरेंस करता है स्टेट्स के एडमिनिस्ट्रेशन में। राइटर्स के अनुसार इसका मतलब ये है स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठे जो लोग हैं, चूंकि देखो उन्होंने भी संविधान की शपथ ली है, तो उनकी ये ड्यूटी बनती है उन कानूनों का विरोध किया जाए जो संविधान की वैल्यूज के अगेंस्ट हो। अगर देखो किसी राज्य का मुख्यमंत्री ये बोलता है कि हम NRC NPR को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, मतलब वो अपनी संविधान के प्रति ली हुई शपथ के अनुसार काम कर रहा है। इनडायरेक्टली स्टेट ने एक प्रकार से बोल दिया है कि इस इश्यू पर हम आपसे कोऑपरेट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे देश में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, मतलब उस स्टेट ने इस इश्यू पर कोऑपरेशन करने से मना कर दिया है। और देखो इंडिया पहली ऐसी डेमोक्रेसी नहीं है जहां पर किसी कॉन्टेंशियस इश्यू पर स्टेट्स ने सेंटर के साथ यानी फेडरल गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेशन करने से इनकार किया हो। जैसे देखो एग्जाम्पल के तौर पर यूनाइटेड स्टेट्स में काफ़ी सारी स्टेट्स और सिटीज़ ने मना कर दिया था कि हम फेडरल गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे, फेडरल गवर्नमेंट के
एंटी इमिग्रेशन पॉलिसी से संबंधित इश्यू पर और एंटी गन ओनरशिप लेजिस्लेशन से संबंधित इश्यू पर। और इसके ठीक विपरीत बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे हैं कई कंट्रीज से जहां पर फेडरल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट्स को शामिल किया है नेशनल पॉलिसीज फॉर्मुलेट करने में, नेशनल पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने में, और इससे फेडरलिज्म और ज़्यादा मजबूत हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पर ऑस्ट्रेलिया में और कनाडा में यूनियन गवर्नमेंट्स ने एम्पावर किया स्टेट्स को कि वो इमिग्रेंट्स को नॉमिनेट कर सकते हैं अपने अपने प्रोविंसेस में। मतलब प्रोविंसेस डिसाइड करेंगे कि कौन सा इमिग्रेंट सेटल हो सकता है उनके प्रोविंस में। ये देखो एग्जाम्पल्स इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा लेसन है। अब ये यूनियन गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है कि स्टेट्स ने जो विरोध किया है एनआरसी और एनपीआर का, या तो संविधान के इमरजेंसी प्रोविजंस का इस्तेमाल करते हुए अपनी विल को इम्पोज करें, या फिर स्टेट्स को इस इशू पर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में शामिल किया जाए। लास्ट में एक बात ये बोली जाती है, जब भी देखो स्टेट्स के बीच और यूनियन के बीच कोई डिसएग्रीमेंट होता है, डिफरेंसेस आते हैं, वो सेम नहीं होते, तो यूनियन गवर्नमेंट को नई कन्वेंशंस डेवलप करने की आवश्यकता होती है ताकि पहले की तरह संविधान की वैल्यूज के हिसाब से यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच कोऑपरेशन को आगे ले जाया जा सके, इसे और ज़्यादा मजबूत बनाया जा सके। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।